हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज चर्चा करेंगे असहयोग आंदोलन पर। असहयोग आंदोलन की कहानी को जो है सो हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि यह आंदोलन कैसे आरंभ हुआ, कैसे आगे बढ़ा और कैसे समाप्त हुआ। ठीक है। अब इतिहास में एक चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए कि इतिहास जब भी आप पढ़ें या पढ़ते हैं तो इतिहास ये नहीं समझें आप कि रटना है, उसमें रटने वाला ये विषय है, बहुत सारा चीज़ याद रखना है पड़ता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर वैज्ञानिक ढंग से इतिहास को पढ़ेंगे, सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य में किसी भी घटना को समझने का अगर प्रयास आप करेंगे तो यह न सिर्फ आपके लिए रोचक होगा बल्कि खुद ही सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी, आपको रटना नहीं पड़ेगा, है ना। पूरी तरह से इतिहास को एक कहानी की तरह आपको समझना है, एक फिल्म की तरह जो है सो इसको देखना है ना। हम हमेशा कहते हैं इतिहास एक फिल्म की तरह है। अगर स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक अगर आप कोई फिल्म को बहुत गंभीरता पूर्वक देखते हैं, ध्यान पूर्वक अगर आप देखते हैं तो बीच से किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए तो उसका जवाब आप निश्चित रूप से दे देंगे, है ना। तो इतिहास को भी इसी रूप में आपको देखना है, इसी तरह से जो है सो आपको समझना है। देखिए, असहयोग आंदोलन पर बात करने से पहले एक चीज आप जान लीजिए, समझ लीजिए कि 15 अगस्त 1947 को हम लोग स्वतंत्र हुए। 15 अगस्त 1947 की जो तिथि थी, इस तिथि को भारत में कितने अंग्रेज मौजूद थे, इस चीज को आप समझ लीजिए। तो 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत में करीब करीब 54,000 अंग्रेज मौजूद थे। कितने? 54,000 अंग्रेज। और भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो करीब करीब 35 से 36 करोड़, है ना। मतलब कि 54,000 लोग 35 से 36 करोड़ लोगों पर शासन कर रहे थे। ठीक है, मात्र 54,000 लोग 35-36 करोड़ लोगों पर जो है सो शासन कर रहे थे। स्पष्ट है कि बिना भारतीयों के सहयोग के अंग्रेज भारत में शासन नहीं कर सकते थे। ठीक है ना। मतलब कि भारतीयों के सहयोग से ही उनका शासन जो है सो भारत में चल रहा था, है ना। यदि अंग्रेजों के साथ असहयोग किया जाए, अगर असहयोग की नीति पर चला जाए तो निश्चित रूप से अंग्रेज भारत में एक दिन भी नहीं टिकेंगे। यही कुछ सोचना था महात्मा गांधी का, है ना। गांधी की सोच यही थी कि भारत में ब्रिटिश शासन जो स्थापित हुआ है वो भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ है और भारतीयों के सहयोग से ही यह शासन चल रहा है। यदि अंग्रेजों के विरुद्ध असहयोग की नीति पर अगर हम चले, अगर हर मामले में अगर हम लोग असहयोग करें अंग्रेजों के साथ, तो अंग्रेजों का भारत छोड़ना तय है। ठीक है ना। तो गांधी जी असहयोग आंदोलन जो है सो आरंभ करते हैं। आप लोग सब जानते हैं कि यह आंदोलन जो है 1920 से 22 की अवधि में जो है सो चला था भारत में, है ना। 1920-22 के दौरान पूरे भारत के स्तर पर गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया था, है ना। अब असहयोग आंदोलन से कई तरह का प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में भी पूछे जाते हैं और मुख्य परीक्षा में भी जो है सो पूछे जाते हैं, है ना। मोटे तौर पर एक इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते असहयोग आंदोलन को पूरा डिटेल्स में आपको समझना है। जो भी बात हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे उसको आपको समझने का प्रयास करना है ना। क्योंकि सामाजिक आर्थिक नजरिए से इस आंदोलन को हम लोग जो है सो देखेंगे और समझेंगे ताकि हमारा कंसेप्ट जो है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए आंदोलन को लेकर के, है ना। इस आंदोलन से संबंधित 5 चीज है जो आपको ध्यान में रखना है ना। पहला तो ये है कि आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या थी, मतलब किस प्रकार का सामाजिक आर्थिक परिवेश भारत में था जिसने इस आंदोलन को आरंभ करने में अपनी भूमिका निभाई। मतलब कि आंदोलन की पृष्ठभूमि को आपको जो है सो समझना है ना, जिसको सामान्य तौर पर हम लोग कहते हैं कि आंदोलन का कारण क्या था, है ना। तो पृष्ठभूमि उस सामाजिक आर्थिक आधार को हम लोगों को देखना है जिस आधार पर यह आंदोलन जो है वो खड़ा हुआ था, है ना। पहला चीज तो पृष्ठभूमि को समझना है।
दूसरा ये देखना है कि इस आंदोलन में महात्मा गांधी के द्वारा किस प्रकार का कार्यक्रम बनाया गया था और क्यों बनाया गया था, है ना। एक इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इस आंदोलन में दो तरह के कार्यक्रम बनाए गए थे, एक सकारात्मक कार्यक्रम, एक नकारात्मक कार्यक्रम। सकारात्मक कार्यक्रम के अंतर्गत बहुत सारी चीजों को रखा गया था और नकारात्मक कार्यक्रम के अंतर्गत भी बहुत सारी चीजों को रखा गया था। तो आखिर इस प्रकार का कार्यक्रम गांधी जी के द्वारा क्यों बनाया गया, है ना। इस क्यों पर जो है सो हम लोग बात करेंगे, इस क्यों पर जो है सो हम लोग चर्चा करेंगे। तो दूसरा चीज जो आपको समझना है वो है आंदोलन से संबंधित कार्यक्रम को, ठीक है। फिर तीसरा नंबर पर हम लोगों को देखना पड़ेगा कि आंदोलन का विस्तार कैसे हुआ, है ना। आंदोलन किस प्रकार से जो है सो आरंभ हुआ और किस प्रकार से जो है सो आगे बढ़ा। मोटे तौर पर आंदोलन को हम लोग 4 चरण में बांट करके उसका अध्ययन करते हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि किस चरण में किस किस प्रकार की घटनाएं घटी थी, जहां से प्रारंभिक परीक्षा स्तर पर जो है सो प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। फिर अगर हम लोग चौथे बिंदु पर बात करें तो यह चर्चा किया जा सकता है कि क्या ये आंदोलन असफल रहा, मतलब ये आंदोलन सफल था या ये आंदोलन अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रहा। मतलब क्या असहयोग आंदोलन को क्या एक असफल आंदोलन माना जा सकता है। इस पर आपको जो है सो एक विचार रखना है, आपको समझना है कि इस प्रकार का प्रश्न अगर पूछा जाए मुख्य परीक्षा स्तर पर तो हमको क्या स्टैंड लेना है ना। तो आंदोलन की असफलता पर आपको बात करना है कि कहां तक यह असफल था या सफल था, जो भी था, है ना। फिर अगर 5वें बिंदु की अगर हम लोग बात करें तो यह देखना पड़ेगा हम लोगों को कि आंदोलन का योगदान क्या रहा, है ना। मतलब कि आने वाला जो भावी स्वतंत्रता आंदोलन जो चला भारत में असहयोग के बाद, तो असहयोग आंदोलन ने भावी स्वतंत्रता आंदोलन को किस तरह से जो है सो प्रभावित किया और कहां तक प्रभावित किया। इस आंदोलन का योगदान क्या क्या हो सकता है या क्या क्या है ना। मतलब कि ये 5 ऐसा पॉइंट है जिस पर एक क्लियर कट कंसेप्ट एक इतिहास के विद्यार्थी में होना चाहिए, ताकि असहयोग आंदोलन से संबंधित किसी भी तरह का प्रश्न किसी भी तरह से अगर पूछे तो उसका जवाब जो है सो वो दे सके, है ना। इतना तो आप जानते ही हैं कि आजकल इतिहास में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो सीधा सीधी प्रश्न नहीं पूछे जाते। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि असहयोग आंदोलन के कारणों का वर्णन करें, है ना। खास करके कॉम्पिटिटिव लेवल पर, मतलब यूपीएससी, जेपीएससी वगैरह सिविल सर्विसेज के एग्जाम को अगर आप देंगे तो हाँ इस तरह से प्रश्न जो है सो नहीं पूछा जाएगा, है ना। कि असहयोग आंदोलन के कारण का वर्णन कीजिए या क्या कारण थे। ये बहुत पुराना ट्रेंड था, अब इस तरह से प्रश्न नहीं पूछा जाता, प्रश्न को ट्विस्ट करके पूछता है ना। मतलब कि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है ना, पकड़ है चीजों पर, घटनाओं को बारीकी से आप समझे हैं, तब आप उसका उत्तर जो है सो दे सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि आज पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा कि असहयोग आंदोलन को कहां तक सफल माना जा सकता है ना। यह असहयोग आंदोलन एक असफल आंदोलन था, विश्लेषण कीजिए, है ना। इस प्रकार से कई तरह से प्रश्न जो है सो पूछ सकता है। तो इसमें एक क्लियर कट कंसेप्ट की जो है सो आवश्यकता होती है, जो इतिहास के एक सामान्य विद्यार्थी के पास नहीं होता, और इस प्रकार का प्रश्न का उत्तर देने में वो असहज जो है सो महसूस करते हैं, है ना। तो अपने वीडियो के माध्यम से असहयोग आंदोलन पर एक क्लियर कट कंसेप्ट जो है सो हम आपको देने का प्रयास करेंगे। ये वीडियो निश्चित रूप से लंबा होगा, इसलिए इसको कम से कम हम कोशिश करेंगे कि 2 पार्ट में जो है सो इसको हम खत्म करें, ठीक है। आज हम लोग पृष्ठभूमि की जो है सो चर्चा करते हैं, है ना, कि आंदोलन जो गांधी जी के द्वारा आरंभ किया गया, तो किस प्रकार की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि में इसको आरंभ किया गया था, है ना। तो देखिए, हम लोग सब जानते हैं कि 1914 से लेकर के 18 तक क्या हुआ भाई, तो पहला विश्व युद्ध हुआ। पहला विश्व युद्ध में भारत भी जो है सो शामिल था, और 14 से 18 तक हम लोग देखते हैं कि भारत जो था वो विश्व युद्ध जनित समस्याओं से जो है सो ग्रसित रहा, है ना। मतलब कि विश्व युद्ध के दौरान
ब्रिटिश जो सरकार थी वो पूरी तरह से जो है सो युद्ध में व्यस्त थी। भारत पर उसका ध्यान बिल्कुल भी जो है सो नहीं था। भारत में विश्व युद्ध जनित जो समस्याएं थीं उसमें सबसे महत्वपूर्ण समस्या, सबसे प्रमुख समस्या जो थी वो महंगाई का था। मतलब युद्ध काल में और युद्ध के बाद भी हम लोग देखते हैं कि महंगाई जो है वो अपने चरम पर था, है ना। हर चीज का दाम करीब करीब जो है सो 2 गुना हो चुका था, है ना। तो एक आम जनता जो थी, गांव में रहने वाला किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग, जो भी एक आम पब्लिक जो भारत में उस दौरान था, है ना, तो हम लोग पाते हैं क्या कि युद्ध जनित जो है वो असहज जो समस्याएं थीं उन समस्याओं को लेकर काफी असहज महसूस कर रहा था, त्राहिमाम कर रहा था वो, क्योंकि महंगाई आपे से बाहर होते जा रही थी। दूसरी तरफ बेरोजगारी भी जो है सो अपने चरम पर था, है ना। मतलब कि महंगाई और बेरोजगारी से पूरा भारतीय समाज जो था वो आक्रांत था, व्याकुल था, पीड़ित था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, ठीक है ना। वहीं दूसरी तरफ हम लोग पाते हैं कि मजदूरों की स्थिति भी जो है सो खराब थी, ठीक है। किसानों की स्थिति भी जो है सो खराब थी, है ना, क्योंकि युद्ध काल में भी कई प्रकार की अन्य दूसरी समस्याओं के होने के बावजूद भी किसी तरह की कोई रियायत न तो किसानों को दी गई और न ही मजदूरों को दी गई। यहाँ तक कि मजदूरों से काम जो लिया गया इस दौरान, तो हम लोग पाते हैं कि उस अनुपात में जो है सो उनको काफी कम मजदूरी जो है सो दिया गया। तो भारत में हम लोग देखते हैं कि किसानों और मजदूरों की स्थिति इस दौरान बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, है ना। कई और दूसरा फैक्टर भी था उनकी स्थिति को खराब करने में, उसकी चर्चा भी हम लोग आगे करेंगे। फिलहाल इतना समझ लें हम लोग कि इस 1914 से लेकर के 18 तक क्या हुआ कि भारत विश्व युद्ध जनित समस्याओं से ग्रसित था, जिसमें मुख्य रूप से महंगाई और बेरोजगारी अपने पूरे चरम पर थी, जिससे आम जनता जो था वो व्याकुल था, परेशान था, है ना। फिर हम लोग देखते हैं क्या कि इस दौरान 1914 से लेकर के 18 के बीच में भारत को कई महामारियों को भी जो है सो देखना पड़ा, है ना। उस जमाने में हैजा एक महामारी के रूप में था। एक फ्लू जो है, जो आज की तारीख में एक आम बीमारी है ना, वो भी उस काल में एक महामारी की श्रेणी में जो है सो था। और फ्लू से, हैजा से, प्लेग से, है ना, काफी सारे लोगों की जो है सो मृत्यु हो रही थी, है ना। इसी दौरान हम लोग पाते हैं क्या कि भारत में स्पेनिश फ्लू का भी जो है सो आगमन हुआ, है ना। जिस तरह से आज वर्तमान में हम लोग देखें कि पिछला जो 2 साल था हम लोगों का, तो कोरोना से हम लोग जो है सो पीड़ित थे। कोरोना एक महामारी के रूप में अभी भी मौजूद है हमारे समाज में। तो 2020 और 21 में हम लोग कोरोना को मुख्य रूप से जो है सो देखते हैं। उसी तरह से 1920-22 के दौरान भारत में स्पेनिश फ्लू भी जो है सो फैला था। इससे भी हजारों लोगों की जो है सो मृत्यु हुई थी। यहाँ तक कि गांधी जी भी जो है सो इससे संक्रमित हुए थे, लेकिन सौभाग्य से उनको कुछ नहीं हुआ, वो रिकवर कर गए, है ना। तो जनता जो है वो महामारियों से भी जो है सो त्रस्त थी, ठीक है ना। और बड़ी संख्या में जनता महामारियों के कारण जो है सो मर रही थी और उनको देखने वाला जो है सो कोई नहीं था, है ना। मतलब पूरी तरह से जो भारत की जो सामाजिक संरचना थी, है ना, वो तार तार हो रही थी, ठीक है ना। मतलब कि हर वर्ग, समाज में रहने वाला हर वर्ग अलग अलग प्रकार की समस्याओं से जो है सो पीड़ित था, व्याकुल था और एक मुक्तिदाता को खोज रहा था, है ना। अब यहाँ तक तो ठीक था। अब जैसे ही विश्व युद्ध समाप्त हुआ, हम लोग पाते हैं क्या कि विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात तुर्की साम्राज्य का एक प्रकार से क्या किया गया कि विभाजन कर दिया गया, है ना। और वहाँ का जो सुल्तान था, जिसको खलीफा माना जाता था, जो पूरे विश्व के मुसलमानों के लिए एक धर्म गुरु की भूमिका निभा रहा था, तो खलीफा के पद को भी अपदस्थ करके तुर्की साम्राज्य का जब विभाजन कर दिया गया, है ना, तो हम लोग पाते हैं कि पूरे विश्व के मुसलमानों के द्वारा, है ना, खलीफा के समर्थन में जो है सो खड़ा हो गए ये लोग। और
खलीफा को फिर से पुनर्स्थापित करने का एक आंदोलन जो है सो पूरे विश्व में चला, जिसको हम लोग खिलाफत आंदोलन कहते हैं। और भारत में भी जो है सो ये आंदोलन चला, है ना। इसी खिलाफत के प्रश्न पर हम लोग पाते हैं क्या कि राष्ट्रीय फलक पर गांधी जी जो है वो प्रकट होते हैं, है ना। हालांकि रॉलेट सत्याग्रह से गांधी जी अखिल भारतीय स्तर पर जो है सो एक नेता के रूप में अपनी छाप छोड़ चुके थे। अब खिलाफत का जो मुद्दा आया तो गांधी जी को लगा कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच की एकता को बढ़ाने में यह एक अहम मुद्दा शामिल हो सकता है ना। और गांधी जी खिलाफत के प्रश्न पर जो है अब नेतृत्वकर्ता की जो है सो भूमिका में आ गए, है ना। तो खिलाफत का जो ये मुद्दा था, तो खिलाफत का ये जो प्रश्न था, यह भी आंदोलन की पृष्ठभूमि के अंतर्गत जो है सो रखा जाता है ना। इसको भी माना जाता है कि असहयोग आंदोलन के पीछे एक फैक्टर की भूमिका जो है वो निभाया, है ना। फिर हम लोग देखते हैं क्या कि इसी दौरान ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्या किया गया कि रॉलेट एक्ट जो है वो लाया गया, है ना। रॉलेट एक्ट क्यों लाया गया था? तो भारत में जो क्रांतिकारी आंदोलन है ना, क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों का आंदोलन जो चल रहा था, तो एक प्रकार से क्रांतिकारी राष्ट्रवादी आंदोलन को कुचलने के लिए, है ना, उसको कमजोर करने के लिए यह अधिनियम, यह एक्ट लाया गया था। जिसमें क्या था भाई, इसमें यह बात था कि मात्र शक के आधार पर ब्रिटिश सरकार किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है और बिना मुकदमा चलाए उसको 2 साल तक जो है सो नजरबंद रख सकती है ना। मतलब ना कोई दलील, ना कोई अपील, ना कोई वकील, है ना। यह एक काला कानून था, है ना, जिसका उद्देश्य क्रांतिकारी राष्ट्रवादी आंदोलन को कुचलना था। यह भारत में जो है सो लाया गया। अब स्वाभाविक था कि इसका दुरुपयोग होता, और हुआ भी। हम लोग पाते हैं क्या, क्रांतिकारी राष्ट्रवादी आंदोलन जो भारत में चला, तो उसमें हम लोग पाते हैं कि 1915 में ही एक गदर आंदोलन भारत में चला था, और गदर आंदोलन का जो केंद्र था वो पंजाब था, है ना। तो स्वाभाविक है कि यह जो एक्ट आया, तो इस एक्ट का दुरुपयोग सबसे ज्यादा कहाँ हुआ, तो पंजाब में हुआ। सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां कहाँ हुई, तो पंजाब में हुई, है ना। तो पंजाब में हम लोग पाते हैं कि रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में जो माहौल बना वो काफी बड़ा बना, है ना। और सबसे ज्यादा गुस्सा भी वहां पर हम लोग देखते हैं कि महसूस किया गया, है ना। तो रॉलेट एक्ट जो आया, तो रॉलेट एक्ट के कारण हम लोग देखते हैं कि पंजाब जो है वो एक प्रकार से अशांत हो गया, क्योंकि इस एक्ट के अंतर्गत बहुत तेजी से पंजाब में गिरफ्तारियां होने लगी, है ना। इसीलिए हम लोग देखते हैं इसी से जुड़ा हुआ मामला जालियांवाला बाग हत्याकांड का भी है ना। पंजाब की स्थिति गंभीर हो गई, तो वहां पर हम लोग पाते हैं क्या कि रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में जो आंदोलन चल रहा था, है ना, तो हम लोग पाते हैं कि सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर यशपाल, जो कि एक प्रकार से रॉलेट सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे थे पंजाब में, इन दोनों को जो है सो नजरबंद करके अमृतसर से निर्वासित कर दिया गया, है ना। जिसका विरोध वहां के लोगों के द्वारा जो है सो किया गया, और इसी क्रम में जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, जिसमें सरकारी आंकड़ों के अनुसार 379 लोगों की जो है सो मृत्यु हुई। और हम लोग पाते हैं कि इस हत्याकांड, लेकिन यथार्थ में देखिए तो हजारों लोग जो है सो इस हत्याकांड में जो है सो मारे गए थे, है ना। अब इस हत्याकांड के पश्चात ब्रिटिश सरकार दबाव में आकर जो कमेटी गठित करती है, मतलब जो हंटर कमेटी जो गठित करती है, और उसका जो रिपोर्ट आता है, उस रिपोर्ट में भी, है ना, देखते हैं क्या कि माइकल ओ डायर को भी बचा लिया जाता है, और रेगिनाल्ड रैक्स डायर को भी जो है सो बचा लिया जाता है, क्योंकि जालियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान पंजाब का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था वो ओ डायर था, और जिसने गोली चलाई थी उसका नाम था रेगिनाल्ड रैक्स डायर। इन दोनों को जो है सो बचा लिया जाता है। इसको एक सामान्य घटना साबित करने का जो है सो प्रयास किया जाता है हंटर कमेटी के द्वारा। तो इस रिपोर्ट के बाद भारत में एक ब्रिटिश विरोधी जो है वो माहौल स्वतः ही बन जाता है। इन सभी चीज़ों को गांधी जी बहुत बारीकी से जो है सो देख रहे थे, और गांधी जी ये निर्णय ले लिए कि अब उनको क्या करना है ना। हम लोग पाते हैं कि खिलाफत
का आंदोलन जब भारत में आरंभ हुआ खिलाफत के प्रश्न पर, जब मुस्लिम नेता लोग एकजुट होने लगे तो गांधी जी को भी उनका सहयोग जो है सो मिला, है ना। उसको गांधी जी जो है सो सपोर्ट करते हैं। इसी क्रम में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का भी जो है सो गठन होता है। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी, है ना, का जो सम्मेलन होता है दिल्ली में, उसमें गांधी जी भी जो है सो भाग लेते हैं और उसकी अध्यक्षता करते हुए हम लोग देखते हैं क्या कि गांधी जी पहली बार असहयोग शब्द का जो है सो प्रयोग करते हैं कि ब्रिटिश सरकार की जो नीतियां हैं, है ना, उस नीतियों के अगेंस्ट में अब असहयोग आंदोलन पूरे भारत में जो है सो चलाया जाएगा और अंग्रेजों को जो है सो सबक सिखाया जाएगा, है ना। अब हम लोग देखते हैं कि 28 जुलाई 1920 को गांधी जी ये घोषित करते हैं कि 1 अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन जो है वो आरंभ कर दिया जाएगा, है ना। अब 1 अगस्त 1920 को एक दूसरी घटना घट जाती है। वो घटना क्या थी भाई? वो थी बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु। अचानक से बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है ना। लेकिन फिर भी ये चिंताजनक विषय था, ये एक अलग टाइप का जो है सो विषय था, निराशा की भावना लोगों में भरने वाला जो है सो एक विषय था, है ना। लोग शोकाकुल थे, लोग बेचैन हो गए तिलक की मृत्यु पर। लेकिन फिर भी 1 अगस्त 1920 को एक प्रकार से असहयोग आंदोलन आरंभ हो गया, है ना। प्रार्थना के माध्यम से, उपवास के माध्यम से, धरना के माध्यम से इस आंदोलन को आरंभ कर दिया गया। अब आंदोलन की व्यापकता के लिए, आंदोलन को अखिल भारतीय स्तर पर ले जाने के लिए कांग्रेस का सहयोग भी जो है सो आवश्यक था। तो गांधी जी अब कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए प्रयास आरंभ कर देते हैं। इसी क्रम में हम लोग पाते हैं क्या कि कलकत्ता का विशेष अधिवेशन जो है सो आयोजित होता है। इस कलकत्ता के विशेष कांग्रेसी अधिवेशन में गांधी जी स्वयं असहयोग का प्रस्ताव जो है वो रखते हैं, है ना। लेकिन गांधी जी के असहयोग के प्रस्ताव पर विवाद शुरू हो जाता है कलकत्ता अधिवेशन में, है ना। इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय करते हैं और विरोध आरंभ हो जाता है। कुछ लोगों का यह विचार था, है ना, कुछ लोगों ने अपना विचार रखा जो गांधी जी के विचार से सहमति नहीं रखते थे, है ना। कुछ ने कहा कि भाई आंदोलन के दौरान विधान परिषद के बहिष्कार पर हम सहमत नहीं हैं। कुछ ने कहा स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार सही नहीं होगा, है ना। तो अलग अलग नेताओं के द्वारा अलग अलग विषयों को लेकर के जो है सो विरोध दर्ज किया गया। लेकिन बहुत सारे ऐसे नेता भी थे कांग्रेस के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में जो गांधी जी के साथ थे, है ना। तमाम विरोधों के बावजूद कलकत्ता के विशेष कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को जो है वो पारित करा लिया जाता है ना। असहयोग का प्रस्ताव पारित हो जाता है ना। हम लोग देखते हैं क्या कि फिर दिसंबर 1920 में जो वार्षिक अधिवेशन जो कांग्रेस का जो हुआ, है ना, उसमें अंतिम रूप से जो है वह असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है ना। संगठन के स्तर पर भी हम लोग देखते हैं क्या कि नागपुर अधिवेशन में कई तरह के जो है सो निर्णय लिए जाते हैं, ठीक है। एक 15 सदस्यीय एक कमेटी का जो है सो गठन होता है, ठीक है ना, ताकि कांग्रेस का संचालन यह कमेटी अपने तरीके से जो है सो कर सके। फिर हम लोग देखते हैं क्या कि प्रांतीय स्तर पर, है ना, गांव कस्बा आदि के स्तर पर भी अब कांग्रेस कमेटियों का जो है सो गठन किया जाता है। कांग्रेस की सदस्यता के लिए 4 आना फीस, मतलब 25 पैसा फीस भी जो है सो तय किया जाता है। मतलब कि कांग्रेस का जो ये नागपुर अधिवेशन था वो एक प्रकार से कांग्रेस को जनता का कांग्रेस बना देता है, क्योंकि इस अधिवेशन के पश्चात संगठन के स्तर पर जो परिवर्तन लाए जाते हैं उससे कांग्रेस गांव-गांव तक जो है सो पहुंच जाता है ना। अब कोई भी आंदोलन अगर कांग्रेस के नेतृत्व में आरंभ होता है तो निश्चित रूप से गांव-गांव तक सहजता से पहुंच सकता था और इसमें एक प्रकार से गांधी जी जो है वो सफल होते हैं, है ना। नागपुर अधिवेशन के पश्चात हम लोग देखते हैं कि तेजी से असहयोग आंदोलन जो है वो आगे बढ़ता है, ठीक है। अब गांधी जी अपना एक कार्यक्रम जो एक प्रकार से आंदोलन को आरंभ करने से पूर्व ही गांधी के द्वारा बना लिया गया था, अब वो जो है सो क्रियान्वित होने लगता है ना। तो आप क्या देखें, आप देखें क्या कि
जो क्या पृष्ठभूमि रही थी, है ना। इसमें हम लोग और भी कुछ चीज़ों को जोड़ सकते हैं। जोड़ ये सकते हैं कि इसी दौरान 1919 में जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार होता है, मतलब 1919 का जो अधिनियम आता है, तो उस अधिनियम से लोगों को ये अपेक्षा थी कि भाई लोकतांत्रिक मूल्यों की जो है सो स्थापना होगी और सरकार जो है ना, लोगों के लिए कुछ विशेष जो है सो करेगी। लेकिन होता कुछ नहीं है, लोगों पर द्वैध शासन थोप दिया जाता है ना। विषयों का भी विभाजन कुछ इस प्रकार से किया जाता है कि वो पूरी तरह से अलोकतांत्रिक था और पूरी तरह से वो माने एक्टिवेट नहीं हो पा रहा था, है ना। मतलब 1919 के अधिनियम में बहुत सारे ऐसे दोष थे, है ना। लोगों को यह अपेक्षा था विश्व युद्ध में, इसलिए ब्रिटिश सरकार का लोगों ने सपोर्ट भी किया था कि युद्ध के पश्चात ब्रिटिश सरकार भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना की दिशा में कार्य करेगी, है ना। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। एक प्रकार से 1909 के अधिनियम का ही एक विस्तार जो है सो दिखाई देता है 1919 के अधिनियम में, जिसमें कहीं से भी, है ना, स्वराज का स्व तक जो है सो महसूस नहीं किया जाता, है ना। इससे भी एक निराशा का जो है सो वातावरण था, ठीक है। तो चाहे वो प्रथम विश्व युद्ध जनित समस्या हो, है ना, महंगाई, बेरोजगारी, खिलाफत का प्रश्न हो, है ना, रॉलेट एक्ट हो, जालियांवाला बाग हत्याकांड हो, ठीक है ना, फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हो, इन सभी, हंटर कमेटी की रिपोर्ट हो, है ना, तो इन सभी चीजों को आप जो है कारण में शामिल कर सकते हैं, है ना। ये एक सामाजिक आर्थिक आधार बनाया जिस पर असहयोग आंदोलन का महल जो है वो खड़ा हुआ, है ना। तो आज हम लोग पृष्ठभूमि पर जो है सो चर्चा किए। अगर यह प्रश्न आता है एग्जाम में तो इन सभी चीजों पर एक बेबाक जो है सो विचार आपको रखना होगा, है ना, ताकि असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि को आप पूरी तरह से जो है सो समझा सकें कि भाई इस कारण से, है ना, ये चीजें समाज में, है ना, चल रही थी जिस वजह से यह आंदोलन जो है सो खड़ा हुआ, है ना। क्योंकि कोई भी आंदोलन जो है बिना जनता के सपोर्ट के आगे नहीं बढ़ सकता। और हम लोग पाते हैं कि जनता इतनी उद्वेलित थी, इतनी निराश थी, इतनी हताश थी, है ना, बेचैन थी, व्याकुल थी कि गांधी जी की एक आह्वान पर जो है सो वो आंदोलन में शामिल हो जाती। इसलिए ना हम लोग कहते हैं कि असहयोग आंदोलन भारत का पहला जो है एक जन आंदोलन था, है ना, जो गांव गांव तक जो है सो पहुंचा था, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि गांधी जी आंदोलन में किस प्रकार का कार्यक्रम बनाए थे और क्यों बनाए थे, है ना। फिर हम लोग चर्चा करेंगे कि भाई यह जो आंदोलन था वो कैसे आगे बढ़ा, है ना, उसके 4 चरणों पर बात करेंगे। फिर हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या यह आंदोलन असफल रहा। फिर हम लोग चर्चा करेंगे कि आंदोलन का क्या योगदान रहा, है ना। तो आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी विषय को लेकर के जो है सो आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।